हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री। कल हमने डिस्कस किया था कि एड्जॉर्प्शन पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करता है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन को। तो हमने टेम्परेचर पढ़ लिया था एंड नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन पर। लास्ट रह गया था फोर्थ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एड्जॉर्प्शन रेट पर। हमको पता है कि जो हमारा एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है वो कैसा है, गैसियस मॉलिक्यूल है। आपको तो गैसियस मॉलिक्यूल की क्या खासियत होती है कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर उसका बढ़ाएंगे उसका उतना ही एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। द एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज़ करेगा कब, जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। इसी के बेसिस पर प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कितना होगा उसके बेस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए। तो फ्रंटलिच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना आइसोथर्म दिया। आइसोथर्म का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के उन्होंने अपने एजम्पशंस दिए। फ्रंटलिच आइसोथर्म के नाम से वो फेमस हुआ। फ्रंटलिच जी ने कहा कि ये एक एड्जॉर्बेंट है, ठीक है। एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर एड्जॉर्ब्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं एड्जॉर्बेट के, वो क्या होते हैं, एड्जॉर्ब्ड होते हैं। तो ये तो सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दिस इज़ द एड्जॉर्बेंट। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो उन्होंने कहा जो ये एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल हैं, दिस इज़ एक्स से डिनोट कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब्ड इन द एड्जॉर्बेंट सरफेस। समझ में आ रहा है। एड्जॉर्बेंट की कितना, उसको मास की कितना, एड्जॉर्बेंट की कितनी सरफेस पे कितने मास पर कितना नंबर ऑफ एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब्ड होंगे, ठीक है, कि कितना एरिया, उसको उन्होंने एम से डिनोट किया। कि सपोज़ उन्होंने इतना एरिया ले लिया कि ये इतना एरिया है एम, उस पर एड्जॉर्बेट के कितने मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब्ड होंगे जो उन्होंने एक्स से डिनोट किया। तो जो एक्स अपॉन कितने होंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर डिपेंड करेगा। प्रेशर अगर ज़्यादा करेंगे तो जो हमारा एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा एड्जॉर्ब्ड होगा एड्जॉर्बेंट पर। तो एक्स अपॉन उन्होंने एक रिलेशन दिया, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी कि एक्स अपॉन एम, जिसे उन्होंने एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कहा, वो क्या है, एक्सटेंट ऑफ एक्स अपॉन एम जो है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस unit mass of adsorbent depend upon the pressure of a gas. Extent of absorption of adsorbent, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन प्रेशर पर डिपेंड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं एक्स अपॉन एम की जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स अपॉन एम की जो वैल्यू है किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर। तो एक्स अपॉन एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आज हम वेयर एक्स इज़ द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल, या फिर हम गैस भी बोल सकते हैं। एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट। एम इज़ द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट के कितने मास पे वो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब्ड होंगे। और एक्स अपॉन एम इज़ द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन या फिर अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, कितना अमाउंट उस गैस का एब्जॉर्ब्ड होगा। ग्राफिकल उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन यानी कि एक्स अपॉन एम और प्रेशर के बीच में। और उन्होंने ये भी एजम्पशन अपने दिमाग में रखा कि जो एड्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन है वो क्या होते हैं, इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। तो एक्स अपॉन एम और प्रेशर के बीच में उन्होंने ग्राफ दिया कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है एक्स अपॉन एम प्रेशर के साथ इंक्रीज़ करता है। तो जब प्रेशर लो था, प्रेशर यहाँ पे क्या है, लो है, धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे थे तो क्या रहा था, एक्स अपॉन एम की वैल्यू भी इंक्रीज़ करी। आप ग्राफ देख रहे हैं क्या रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है जो एक्स अपॉन एम की वैल्यू वो पी पर डिपेंड करी एट लो प्रेशर। बट धीरे धीरे जैसे ये वैल्यू बढ़ती गई, एक टाइम आया ये प्रेशर बहुत हाई हो गया। उसके बाद एक्स अपॉन एम की वैल्यू क्या हो गई, प्रेशर कितना भी बढ़ा रहे हैं वो उतनी ही है, एक्स अपॉन एम की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो आपको पता है जब एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, जितना अवेलेबल सरफेस होगा, प्रेशर बढ़ाते गए एड्जॉर्प्शन का रेट जो है वो उतना ही रहा। क्यों रहा, क्योंकि जितनी सरफेस अवेलेबल होगी एड्जॉर्बेंट की उतना ही तो होगा एड्जॉर्प्शन। अब जितने ऑक्यूपाइड स्पेस होंगे, जितना एड्जॉर्बेंट पर जितना स्पेस होगा, जितना होना होगा उतना ही होगा। अब उसके बाद हम जितना भी प्रेशर बढ़ा लें एड्जॉर्प्शन नहीं होता। तो उन्होंने हाई प्रेशर पर क्या देखा, एक्स अपॉन एम की वैल्यू क्या हो गई है, कॉन्स्टेंट हो गई है, हम चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब ये बीच का जो था एक्स अपॉन एम से जो इंटरमीडिएट हाई वैल्यू पर पी की वैल्यू पी से इंडिपेंडेंट हो जा रही थी, प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्स अपॉन एम की फ्रीली हो जा रही थी पी से,
ठीक है। तो आज हम प्रोपोर्शनल का साइड आएंगे, कांस्टेंट के इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू। तो इनके बीच में उन्होंने कहा कि कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू भी है, कि पहले तो यहाँ पर बी की वैल्यू 1 थी, यानी कि प्रेशर पर डिपेंड कर रही थी, और एक टाइम ऐसा आया हाई प्रेशर पर कि वो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करी x/m की वैल्यू। तो यानी कि इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट वैल्यू भी है जो कि फ्रैक्शनल है। x/m की जो वैल्यू है वो p की पावर फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, कि उसकी कुछ फ्रैक्शनल पावर है जो उस पर डिपेंड करती है, और n की जो वैल्यू है वो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। और जो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएंगे, तो उस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेशन प्रोसेस या सैचुरेशन प्रेशर। इस स्टेट को बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट, और ये प्रेशर की जो कंडीशन हो जाती है, जिस प्रेशर पर वो सैचुरेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है, उसे सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। उन्होंने इसी के बीच में लो प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर और इंटरमीडिएट प्रेशर पर अपने अपने वो दिए। उन्होंने वही लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर 3 एज्यूम दिए। लो प्रेशर पर क्या था, x/m की वैल्यू p पर डिपेंड, यानी कि प्रेशर पर डिपेंड करी थी, p की पावर 1। तो x/m प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, x/m इक्वल्स टू kp। सेकेंड, एट हाई प्रेशर पर आपने देखा था वो प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जा रही थी, मतलब उस प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी। तो x/m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है, इट मीन्स वो क्या है, 1 है। तो x/m प्रोपोर्शनल का साइन लाएंगे इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि हाई प्रेशर पर x/m की वैल्यू, यानी कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एट इंटरमीडिएट, अब इन दोनों के बीच में कोई इंटरमीडिएट प्रेशर भी तो होगा, तो उन्होंने एक जनरलाइज फार्मूला दे दिया कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, यानी कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर की पावर पर डिपेंड करती है। अब n में भी n डिपेंड करता है किस पर, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के नेचर पर। x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1/n। इट बिकम्स अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल फ्रैक्शंस है ऑफ द डिग्री 1/n। x/m की वैल्यू विल डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर पर डिपेंड करे, विच लाइज, किसके बीच में लाइज करिए, 0 और 1 के बीच में, यानी कि कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं बीच में प्रेशर की जो पावर है। वेरिफिकेशन इसका किया गया एक ग्राफ के ज़रिए, x/m इक्वल्स टू kp1/n, ये एक जनरल उन्होंने फार्मूला दिया था, तो इसका लॉग लेंगे, लॉग x/m इक्वल्स टू लॉग k प्लस ये पावर है आगे आ जाएगी 1/n लॉग p, इससे इसका कंपेयर करेंगे, y इक्वल्स टू c प्लस mx, y एक्सिस पर लॉग x/m एंड x एक्सिस पर log p, यानी कि प्रेशर, और log x/m के वर्सेस में क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ लिया गया कि log k इज़ द इंटरसेप्ट, और पॉजिटिव स्लोप है, 1/n पॉजिटिव है, तो इस इज स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ, ये देखिए स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या होगा, 1/m। फ्रेंडलिच का जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था वो लो प्रेशर को तो वेल डिफाइन करता था, बट हाई प्रेशर को वेल डिफाइन नहीं कर पाता था, इसलिए वो थोड़ा कुछ कारणों से वो फेल हो गया। उसके बाद नए एक न्यू साइंटिस्ट आए लैंगम्यूर, उन्होंने अपना आइसोथर्म दिया जो कि फेमस हुआ लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से। इट इज़ अज्यूमिंग दैट, उन्होंने अज्यूम किया कि जो फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर, एड्जॉर्बेट की एक मोनोलेयर फॉर्म होती है कहाँ पर, एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर। ये एक एड्जॉर्बेंट है, उसकी सरफेस पर एक मोनोलेयर का मतलब एड्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो केवल सिंगल लेयर में एड्जॉर्ब्ड होंगे, और एक बार वो फिल हो गई तो दोबारा एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। उन्होंने ये एज्यूम किया एक ही लेयर बनेगी, वही लिखा है एज्यूमिंग द फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर ऑफ एड्जॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। ये उन्होंने ये एड्जॉर्बेंट सरफेस है जिस पे उन्होंने बोला कि ये क्या है, साइड्स हैं जहाँ पे एड्जॉर्प्शन पॉसिबल है। उन्होंने इन साइड्स को जहाँ पे एड्जॉर्प्शन होगा, ये गैस पार्टिकल्स हैं, इट मीन्स एड्जॉर्बेट, और दिस इज़ एड्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे जो ये दिख रहे हैं, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन पॉसिबल है, यानी कि एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल यहाँ पर एड्जॉर्ब होगा। इसको इन्होंने नाम दिया कि ये एन साइट है। एन साइट इज़ द टोटल नंबर ऑफ साइट अवेलेबल इन द एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल टू द फॉर्मेशन ऑफ द एड्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर क्या है, ये एन साइट क्या है, जहाँ पर एड्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी है। और ये भी उन्होंने अपने दिमाग में रखा कि जो एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन है वो दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि जितना एड्जॉर्प्शन होगा उतना ही डिजॉर्प्शन भी होगा। अगर इन साइड्स पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो जब ये डिजॉर्ब होंगे, यहाँ से हटेंगे, तभी तो एड्जॉर्प्शन दोबारा होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ साइट या टोटल साइट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन
कितनी पॉसिबिलिटी हैं साइट पर, वो उनको उन्होंने n साइट बोला, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ साइट टू पॉसिबिलिटी ऑफ द एड्जॉर्प्शन इट्स n। उन्होंने दो चीज़ें एक रखी कि एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों को साथ में लेके चले। तो पहले उन्होंने बात करी एड्जॉर्प्शन की, जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा प्रेशर पर, कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। और तो कितनी अवेलेबल साइट हैं जहाँ पे एड्जॉर्प्शन होना है, वो साइट कितनी अवेलेबल है, उन पर डिपेंड करेगा एड्जॉर्प्शन। तो फर्स्टली उन्होंने कहा कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ए हमने सफिशिएंट यूज़ किया क्योंकि एड्जॉर्प्शन का केस है इसलिए। तो PA इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड ROA इज़ प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल साइट। अब अवेलेबल साइट कैसे पता चलेंगी, उन्होंने वेरिएबल यूज़ किया थीटा। तो थीटा इज़ द साइट ऑक्यूपाइड, कितनी भरी हुई साइट है, वो जो साइट है उन पर ऑलरेडी मॉलिक्यूल कितने हैं अपॉन टोटल साइट, ये थीटा होता है, साइट ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल साइट। तो हम इससे हमने टोटल साइट को क्या एज्यूम किया था, कैपिटल N। तो इससे हम साइट ऑक्यूपाइड निकाल सकते हैं। साइट ऑक्यूपाइड इक्वल्स टू n थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, कितना आएगा n थीटा। अब हमें तो अवेलेबल साइट चाहिए, तो साइट जितनी ऑक्यूपाइड हैं उसमें से जो बच गई, टोटल साइट में कुछ भरी हुई साइट है और कुछ बच भी जाएंगी, तो जो बची हुई हैं अवेलेबल साइट वो होंगी, ठीक है। जब आपके पास साइट ऑक्यूपाइड वाली पता चल जाएंगी तो टोटल साइट में से उस ऑक्यूपाइड साइट को अगर हम माइनस कर देंगे तो अवेलेबल साइट पता चल जाएंगी। वही लिखा है कि ROA रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n माइनस n थीटा। n क्या था, टोटल नंबर ऑफ साइट, n थीटा था ऑक्यूपाइड साइट, यानी कि इन ये टोटल साइट में से ऑक्यूपाइड साइट को माइनस करेंगे तो अवेलेबल साइट आती है। तो हम n कॉमन लेंगे इसमें, 1 माइनस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों क्या है, दोनों RO जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो PA प्रेशर पर डिपेंड कर रही है, n 1 माइनस थीटा, दोनों को हम कंबाइंड करेंगे। ROA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA इंटू n 1 माइनस थीटा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, तो RA यानी कि एड्जॉर्प्शन ऑफ रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इक्वल्स टू KA, ये हमने कांस्टेंट यूज़ किया है एड्जॉर्प्शन के केस में, KA PA इंटू n 1 माइनस थीटा। ऐसे ही हम डिजॉर्प्शन के केस में देखेंगे, ऐसे ही हम रेट ऑफ डिजॉर्प्शन देखेंगे। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किस पर डिपेंड करेगा, डिजॉर्प्शन का मतलब रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल हैं वो कितना अमाउंट में हट रहे हैं। तो हटने का मतलब वो भरे हुए पहले से तभी तो हटेंगे। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डिपेंड करता है साइट ऑक्यूपाइड पर, यानी कि कितना स्पेस भरा हुआ है। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइट ऑक्यूपाइड, और साइट ऑक्यूपाइड हमने पीछे निकाला था n थीटा। तो n थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा KB, यहाँ पे डिजॉर्प्शन के लिए हम KB यूज़ कर रहे हैं, KB एंड थीटा एट इक्विलिब्रियम स्टेट में मैंने आपको बताया था क्या होगा कि जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। वो जो सैचुरेशन प्रेशर की बात हमने उसमें करी थी, यहाँ पे कर रहे हैं उसको, वो क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। KA दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन निकाला था KA PA इंटू n 1 माइनस थीटा, और ROD की वैल्यू जो भी निकाली KB n थीटा। n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल, KA ये KB जो कांस्टेंट है इसके नीचे आ जाएगा, K अपॉन KB PA, और थीटा के नीचे 1 माइनस थीटा, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। अब ये दोनों कांस्टेंट है, K अपॉन KB एक कॉमन कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं K, तो KPA इक्वल्स टू थीटा थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। इन दोनों को हम अपोजिट कर रहे हैं, उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन KPA। अब इसको हम चेंज करें थोड़ा वैल्यूज़ को, 1 अपॉन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन KPA। अब ये -1 जो है ये इधर जाएगा +1, तो 1 अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन KPA +1, LCM लेंगे इसका KPA, तो 1 प्लस KPA आएगा। और थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसको अपोजिट कर देंगे, तो थीटा इक्वल्स टू KPA अपॉन 1 प्लस KPA। अब जो थीटा है, जो हमारा थीटा है वो x अपॉन m की वैल्यू जो फ्रेंडलिश ने निकाली थी, x अपॉन वही एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, वही थीटा है। तो थीटा इक्वल्स टू x अपॉन m इक्वल्स टू KPA अपॉन 1 प्लस KPA। अब इन्होंने K यानी कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन को उन्होंने फिर से फिल कर दिया कि इनके यहाँ पे लिख दिया x अपॉन m इक्वल्स टू KAPA अपॉन 1 प्लस KBPA। थीटा इक्वल्स टू x अपॉन m AP, जो हमारा KA था उसके हमने एक कांस्टेंट A यूज़ किया, KB जो है KB की जगह B यूज़ किया, तो AP अपॉन 1 प्लस BP। K या A डिपेंड करता है एड्जॉर्बिट पर, और KB जो है B या फिर डिपेंड करता है एड्जॉर्बेंट पर। ये था हमारा लैंगम्यूर का आइसोथर्म। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन
क्या क्या यूज़ है एड्जॉर्प्शन का इन गैस मास्क में हम इसका यूज़ करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल का मिक्सचर की तरह, एड्जॉर्बेंट की तरह, इज़ अ जनरल यूज इन अ गैस मास्क। ठीक है, तो ये क्या करता है, गैस मास्क क्या करता है, पॉइजनस जो गैसेज होती हैं, टॉक्सिक गैसेज, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसमें हम एक्टिवेटेड चारकोल मिक्सचर का यूज़ करते हैं एज अ एड्जॉर्बेंट। और जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जो एड्जॉर्ब पॉइजनस गैसेज होती हैं, उनको ये एड्जॉर्ब कर लेता है और हमारे अंदर नहीं आने देता। सेकेंड है इन डाइंग ऑफ क्लोथ की, कपड़ों की डाइंग के लिए भी एड्जॉर्प्शन का यूज़ किया जाता है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन। नेक्स्ट है इन एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर की तरह भी हम यूज़ करते हैं, ये रिएक्शंस को बताता है हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, आपको पता है कि एड्जॉर्प्शन जो है वो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली गैसेस के केस में होता है, तो वो वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस को सेपरेट करने के लिए भी एड्जॉर्प्शन का यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट वन इज़ द क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफी हायर स्टडी में आप पढ़ेंगे कि सेपरेशन टेक्निक है कि कंपाउंड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कैसे सेपरेट किया जाए, एक टेक्निक है। तो एड्जॉर्प्शन का यूज़ भी वहाँ किया जाता है सेपरेशन में, तो इज़ अ मेजर रोल इन द क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। आज के लिए ये इतना टॉपिक हमने एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन लिया, लैंगम्यूर लिया, फ्रेंडलिश लिया। कल हम कैटालिसिस का टॉपिक लेंगे, कैटालिसिस का क्या रोल है। थैंक यू।